बात करेंगे ऐसे ही, ठीक ना। जैसे कोई पत्थर है, वो किसी जमीन पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है। ये एक पत्थर है, चट्टान है, और ये किसी अर्थ पे रखी गई है, ठीक ना। अर्थ क्या करेगी? अर्थ पत्थर को खींचेगी अपनी तरफ, और पत्थर भी अर्थ को खींचेगा अपनी तरफ, दोनों खींचेंगे। और यहां पे क्या हो जाएगा? कांटेक्ट में आएंगे, दो चीजों को दबाया जाएगा, तो ये ऐसा तो है नहीं कि अर्थ के अंदर घुस जाएगा, ऐसा तो है नहीं, राइट। यहां रिएक्शन मिलेगा, ये इसे धक्का देगा पत्थर को, और पत्थर जमीन को धक्का देगा। समझो इस बात को कि अगर इस पत्थर का मास 20 किलोग्राम है, मास से वेट पाने के लिए क्या करते हैं बोलो? 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू जी। जी की वैल्यू वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन हम लोग उसको 10 ले लेंगे क्लास में, है ना, सुविधा के लिए, ठीक है। तो वेट पाने के लिए मास में आप जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना? 20 में आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 200 न्यूटन हो गया, ठीक बात है, सब राइट। तो 200 न्यूटन से अर्थ ने पत्थर को खींचा है, और उतने ही फोर्स से पत्थर ने भी पृथ्वी को खींचा है। कभी भी अकेला फोर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, हमेशा पेयर एग्जिस्ट करेगा। अर्थ खींचेगी, ये अर्थ को खींचेगा, ठीक है। लेकिन ये 200 न्यूटन इधर है, उसको अब ये रुका हुआ है, इसे बैलेंस करने वाला कोई चाहिए। यहाँ ये ग्राउंड है, पूरी पृथ्वी को हम अर्थ बोलते हैं, और पृथ्वी के सतह को हम ग्राउंड बोलते हैं, ठीक ना। तो आप बताइए, इस स्टोन को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है कि रिपेल कर रही है? इस स्टोन को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है कि रिपेल कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन इस स्टोन को ग्राउंड पुश कर रहा है। अर्थ के अट्रैक्शन को ग्राउंड ने पुश करके बैलेंस कर दिया है, इसलिए वो पत्थर वहां पड़ा हुआ है, राइट। क्या इस पत्थर का वेट अर्थ पे लग रहा है? नहीं, पत्थर पे लग रहा है। कभी भी एक बॉडी का वेट दूसरी बॉडी पे नहीं लग सकता, ठीक है। स्टोन का वेट किस पे लग रहा है? स्टोन पे। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, हम लोग कहते हैं कि ये पेन मेरी हथेली पे पड़ी हुई है, तो पेन का वेट किस पे लग रहा है? पेन पे, हथेली पे नहीं, पेन पे, राइट। हथेली पे क्या लगता है? रिएक्शन। ग्राउंड पे क्या लगता है? रिएक्शन। यानी अगर कोई ब्लॉक किसी टेबल पे रखा है, तो उसका ये डायग्राम बनाना गलत होगा कि बॉडी 30 किलोग्राम की है, तो बॉडी का वेट 300 न्यूटन टेबल पर लगेगा। क्या कहना ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। ब्लॉक का वेट क्या होगा? टेबल पे नहीं लगेगा, ब्लॉक का वेट किस पे लगेगा? ब्लॉक पे लगेगा। तो ये डायग्राम गलत क्यों है बताइए? बिकॉज ब्लॉक का वेट टेबल पे दिखाया गया है। तो सही क्या होगा बोलिए? ब्लॉक का वेट ब्लॉक पर दिखाया जाए, ब्लॉक को अलग करो, टेबल को अलग करो, ठीक बात है। तो 30 kg है ये, ब्लॉक का वेट कितना हो गया? 300 न्यूटन। टेबल ऐसा डायग्राम, टेबल और उसके बीच में ये डायग्राम सही है कि नहीं सही है? सही है, सही है बिल्कुल। बिकॉज ये डायग्राम बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि ग्राउंड, पृथ्वी तो खींच ही रही थी, पृथ्वी तो खींच ही रही थी, और टेबल भी खींचने लगेगा, तब तो दोनों जुड़ जाएंगे और बॉडी गिर जाएगी। ये डायग्राम भी गलत है, बात समझ में आई? यानी डायग्राम सही कौन सा है? कुछ ऐसा 3 kg ऐसा हो गया, और टेबल ऐसा हो गया, ग्राउंड ऐसा हो गया। 30 kg का वेट कितना हो गया? 300 न्यूटन। ये किसने खींचा है? अर्थ ने। अर्थ ने खींचा है इसको 300 से, तो इसने भी अर्थ को खींचा है 3 से, ठीक ना। लेकिन जहां कांटेक्ट है ऐसा, दो हार्ड सरफेस, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? एन से धक्का देंगे, एन से पुश करेंगे। ये डायग्राम सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ये इसका फोर्स डायग्राम है। ये डायग्राम क्यों गलत है? क्योंकि ब्लॉक ग्राउंड पे रखा है, और ब्लॉक का वेट ग्राउंड पे दिखाया जा रहा है। ये बात इसलिए गलत है। ब्लॉक का वेट हमेशा किस पे लगेगा? ब्लॉक पे। ये बात तो सही है, लेकिन दो कड़े सरफेस, दो हार्ड सरफेस कभी भी खींच नहीं सकते एक दूसरे को। वो क्या करेंगे? हमेशा एक दूसरे को धक्का देंगे, ऐसे, है ना। वो एन से धक्का देंगे।
ताकि धरती के खिंचाव को, अर्थ के अट्रैक्शन को क्या कर दे, ये टेबल धक्का दे के बैलेंस कर ले। बात समझ में आई? अर्थ के अट्रैक्शन को टेबल धक्का दे के बैलेंस कर दे, ऐसा इसलिए होता है। पेन मेरी हथेली पे रखी है, पेन का वेट किस पे लग रहा है? हथेली पे, पेन पे। कोई टोपी पहना हुआ है, उसकी टोपी का वेट किस पे लग रहा है? टोपी पे कि सिर पे? टोपी पे कि सिर पे? टोपी पे। माइक मेरे हाथ में है, माइक का वेट किस पे लग रहा है? माइक पे। यानी किसी चीज में होने से नहीं। कोई गिलास है, गिलास में पानी रखा हुआ है, पानी का वेट किस पे लग रहा है? पानी पे। मैं डायस पे खड़ा हूं, मेरा वेट किस पे लग रहा है? मुझ पे। मेरा क्या लग रहा है टेबल डायस पे? रिएक्शन। यानी ब्लॉक का वेट नहीं लगता टेबल पे, ब्लॉक का रिएक्शन लगता है टेबल पे, है ना? आप बैठे हैं बेंच पे, आपका वेट किस पे लग रहा है? बेंच पे नहीं, आपका वेट आप पे लग रहा है। आपका क्या चीज लग रहा है बेंच पे? रिएक्शन लग रहा है ना? आपका रिएक्शन लग रहा है बेंच पे। कभी भी एक बॉडी का वेट दूसरी बॉडी पे नहीं दिखाना चाहिए, बॉडी का रिएक्शन दिखाना चाहिए दूसरी बॉडी पे। बॉडी का वेट बॉडी पे ही दिखाना चाहिए। गिलास है, टेबल पे रखी गई है, आप बताइए। मछली है यहाँ पे, मछली का वेट किस पे लग रहा है? पानी पे कि गिलास पे? मछली पे। और पानी का वेट पानी पे, मछली का वेट मछली पे, पानी का वेट पानी पे, गिलास का वेट गिलास पे और टेबल का वेट टेबल पे। अब ये कहना गलत बात है कि मछली का पानी पे, पानी का गिलास पे, गिलास का टेबल पे, टेबल का जमीन पे और जमीन का फला पे। गलत बात है ना? जो जिसका, क्योंकि वेट की डेफिनेशन ही यही है कि वेट रिलेशन है किसके किसके बीच का? अर्थ और ब्लॉक के बीच का। बीच में दूसरा कौन आ गया? किसी बॉडी को अर्थ जितने फोर्स से खींचती है, किसी बॉडी को अर्थ जितने फोर्स से खींचती है, वो फोर्स ही क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। तो बीच में दूसरा कोई का मतलब नहीं है। वेट ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू उसके जितना पदार्थ है, जितना मास है, जितना मैटर है, उस मैटर में जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसका वेट मिल जाएगा। वो उसी पर एक्ट करेगा, दूसरे पर नहीं। मेरी आप बात समझे? ठीक है, राइट? पहला तो ज्ञान ये कि बॉडी का वेट दूसरी पर बॉडी पर नहीं लगता। एक बात बताओ, यहाँ स्ट्रिंग है, यहाँ एक ब्लॉक है, मास m का, स्ट्रिंग का टेंशन T है। ब्लॉक का वेट किस पे लग रहा है? यहाँ ब्लॉक है और यहाँ पे ब्लॉक है। ये बताओ, ये भी यहाँ रेस्ट पे है, ये भी यहाँ रेस्ट पे है। यहाँ ब्लॉक क्यों नहीं गिर जाता? धरती खींच रही है तो ब्लॉक क्यों नहीं गिर जाता? क्योंकि टेबल धक्का देके रोके हुए है। और यहाँ ब्लॉक क्यों नहीं गिर जाता? क्योंकि धरती खींच रही है नीचे, तो रस्सी ऊपर खींच के रोके हुए है। यानी यहाँ का डायग्राम कैसा बन जाएगा? ब्लॉक का वेट कितना हो जाएगा? mg नीचे की तरफ और टेबल नीचे है, टेबल को दूर करो, टेबल उसको n से धक्का देगी, वो टेबल को n से धक्का देगा। ये बॉडी का डायग्राम बन गया। ठीक है कि नहीं? धरती के खिंचाव को ग्राउंड के धक्के ने बैलेंस किया। ठीक है, यहाँ क्या होगा? क्या ब्लॉक का वेट ग्राउंड पे एक्ट कर रहा है? ब्लॉक का वेट किस पे एक्ट कर रहा है? ब्लॉक पे। ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में क्या चल रहा है? रिएक्शन। यहां कौन एक्शन रिएक्शन पेयर है? कभी भूल के भी मत कहिएगा कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। एन का नाम है नॉर्मल रिएक्शन, एन इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक ना? और ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, नाम उसका नॉर्मल रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन पेयर ये दोनों है। कभी भी एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं लगते, वो दो अलग बॉडी पे लगते हैं। जैसे ये एक्शन है तो किस पे लग रहा है? अर्थ पे। तो वो रिएक्शन है तो वो किस पे लग रहा है? स्टोन पे। ये दोनों तो एक ही पे लग रहा है ना। ये 200 किसने लगाया है? अर्थ ने। और ये n किसने लगाया है? ग्राउंड ने। तो अगर मैं खड़ा हूं यहां पे तो मेरे ऊपर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? बोलो। 3। अरे यार 2 एक्ट कर रहे हैं। एक तो धरती खींच रही है, धरती का खिंचाव, दूसरा टेबल का धक्का, बस 2 फोर्स मेरे ऊपर एक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई? 2 फोर्स मेरे ऊपर एक्ट कर रहे हैं। यहां पे ये ऐसा रखा हुआ है, इसका डायग्राम कैसा बनाओगे? इसका वेट mg, ये नीचे गिर ही जाता लेकिन किसी ने इसको रोक दिया है। किसने? T ने, टेंशन ने। मेरी आप बात समझे? तो कई बार ब्लॉक को हम टेबल पे रख देते हैं नीचे से सहारा देके, कई बार ऊपर से खींच लेते हैं। तो रोकने की तरकीबें हैं। रोकने की क्या तरकीब है? हवा में छोड़ दीजिए तो क्या रुका रहेगा क्या? हवा में छोड़ दीजिए रुका रहेगा क्या? वो नहीं। तो क्या होगा बोलो?
वो हवा में छोड़ दोगे रुका नहीं रहेगा, तो उसे रोकने की कितनी तरकीब है, या तो नीचे से सहारा दे के रोक दो या फिर ऊपर से रस्सी से खींच के रोक दो, दो ही रास्ते हैं उसके, है कि नहीं? ऐसा हुआ। तो यहां पे अब सोचो बात को ध्यान से, फोर्स की डेफिनेशन है फोर्स इज नीडेड टू चेंज वेलोसिटी। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए चाहिए हमें फोर्स, ठीक ना? और डिटेल में आप आगे जाएंगे तो आप बोलेंगे फोर्स इज नीडेड टू चेंज लीनियर मोमेंटम। फोर्स जो है mv को, लीनियर मोमेंटम को चेंज करने के लिए होता है, दैट इज m इंटू वी। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर सकते हैं सिर्फ वेलोसिटी, क्योंकि मास कांस्टेंट है हमारी बॉडी का, ठीक है? स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या तो स्पीड चेंज करिए या डायरेक्शन चेंज करिए या फिर दोनों चेंज करिए। करते हैं तो एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है? तो लॉ ये है कि F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये लॉ है, ठीक है? अलग से मैं बात करूंगा तो बोलूंगा कि मास, एक्सेलरेशन और फोर्स ये तीनों फिजिक्स के शब्द हैं, लेकिन m इंटू ए ये फिजिक्स का शब्द नहीं है। ये किसका शब्द है? ये नो मीनिंग, इसका कोई मतलब ही नहीं होता, ये मीनिंगलेस चीज है, ये सिंपल मैथमेटिकल क्वांटिटी है, ये एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, ठीक है? इट इज ए मैथमेटिकल क्वांटिटी। m इंटू ए एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, राइट? तो इस इक्वेशन में F इज इक्वल टू एम जब आप लिखते हैं तो क्वालिटी के हिसाब से ये सही नहीं है। आप कहते हैं कि इसी इधर का शब्द किसका है? फिजिक्स का शब्द है, जबकि इधर का शब्द किसका है? मैथ्स का शब्द है कि नहीं? क्वालिटी के हिसाब से सही नहीं है, क्वांटिटी के हिसाब से सही है कि मेरे एक मुट्ठी में फोर्स है जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू m इंटू ए के बराबर होती है। फोर्स एंड एम ए दे आर डिफरेंट, इक्वल एंड सिमिलर। कौन सी बात सही है? वो डिफरेंट भी हैं, इक्वल भी हैं, लेकिन सिमिलर नहीं है, ठीक है? जैसे आप 20 रुपए का एक चाइनीज समोसा खरीदते हैं, 20 रुपये आपने लिया और एक चाइनीज समोसा ले लिए, तो दोनों इक्वल हैं कि नहीं पैसे के हिसाब से? बोलो, दोनों पैसे के लिहाज से इक्वल हैं, तो क्या करोगे तुम? चाइनीज समोसे की जगह रुपया खा जाओगे, इक्वल है तो नहीं खा जाओगे, क्योंकि दोनों दो अलग चीजें हैं भाई, वो सिमिलर नहीं है, क्या है? इक्वल है और डिफरेंट चीजें हैं। वैसे ही एफ और एम इक्वल हैं लेकिन डिफरेंट चीजें हैं, सिमिलर नहीं है। एम जो है वो फोर्स नहीं है, बात समझे? जैसे जो है चाइनीज समोसा रुपया नहीं है, वैसे ही एम एक फोर्स नहीं है। दे आर क्वालिटेटिवली डिफरेंट, रुपए की क्वालिटी अलग है और चाइनीज समोसे की क्वालिटी अलग है। तो आप क्या बोलते हैं? एफ एंड एम ए आर इक्वल। वो इक्वल तो जरूर है लेकिन सिमिलर नहीं है, बल्कि डिफरेंट है। ये बात समझ में आई? जिस दिशा में नेट एक्सेलरेशन होता है उस दिशा में नेट फोर्स होता है। दोनों की दिशा क्या होती है? हमेशा सेम होती है। नेट फोर्स की दिशा और हमेशा किधर होती है? नेट एक्सेलरेशन की दिशा में होती है, ठीक है? चलिए, दिशा धक्का देता है, इस ब्लॉक को दीवार क्या कर रहा होगा? धक्का दे रहा होगा। और ये रस्सी बंधी है यहाँ पे, उसको रस्सी क्या कर रही होगी? खींच रही होगी। दीवार हमेशा, कड़ा सरफेस हमेशा धक्का देगा और रस्सी क्या करेगी? हमेशा खींचेगी। ये बात ख्याल में रखनी चाहिए। अब मुझे ये कहना है कि उसी ब्लॉक को सहारा देना है, या तो नीचे से टेबल लगा के सहारा दे दो, या तो ऊपर से रस्सी से खींच के सहारा दे दो। बात तो वही है। फोर्स दोनों हालत में ऊपर लग रहा है, टेबल भी ऊपर। भाई इसको सहारा देने का मतलब क्या? इस पे अनबैलेंस फोर्स mg था। जब ये हवा में था तो धरती से कितने से खींच रही थी? mg से। अगर इसे हवा में छोड़ दीजिए तो क्या वही रुकेगा? नहीं। इसे रोकने के लिए ऊपर की ओर एक फोर्स चाहिए। वो फोर्स या तो टेबल धक्का दे के दे देगा या फिर रस्सी खींच के दे देगी, है कि नहीं? श्योर? तो अब मुझे ये कहना है कि मान लीजिए ऐसा हुआ, एक टेबल है ऐसा, ख्याल रहे ये बात, यहां देख लीजिएगा ध्यान से। फोर्स और एक्सेलरेशन की दिशा एक ही होती है। फोर्स का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता, वेलोसिटी से कोई लेना देना। वेलोसिटी की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम हो ये जरूरी नहीं है।
जैसे आप किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी ऊपर होती है, लेकिन धरती किधर खींचती है? नीचे खींचती है। क्या यहाँ फोर्स और वेलोसिटी एक दिशा में है? नहीं। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन क्या फोर्स भी जीरो हो जाता है? फोर्स इज नॉट जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। क्या फोर्स जीरो हुआ? नहीं जीरो हुआ। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि वेलोसिटी और फोर्स में कोई दिशा को लेकर संबंध है। यहाँ वेलोसिटी ऊपर, फोर्स नीचे। यहाँ वेलोसिटी जीरो, फोर्स नॉन जीरो। बिकॉज हाईएस्ट पॉइंट पे भले पहुंच गया है, वहां बॉडी रेस्ट पे है, वेलोसिटी जीरो है, लेकिन फोर्स क्या है? अभी भी लग रहा है mg नीचे की तरफ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी रेस्ट पे और फोर्स लग रहा हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है, इस केस में हो रहा है। जब वो लौटेगी बॉडी वापस तो वेलोसिटी नीचे है, लेकिन धरती भी तो खींच रही नीचे। तो लौटते वक्त धरती कितने फोर्स से खींचती है? mg फोर्स से। अर्थ कितने फोर्स से खींचती है? मास इंटू जी। तो यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल है। जाते वक्त फोर्स और वेलोसिटी एंटी पैरेलल थे, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो और फोर्स नॉन जीरो। ऐसा हुआ। बात समझ में आ रही है? यानी वेलोसिटी से नहीं डिसाइड होता फोर्स। फोर्स किससे डिसाइड होता है? एक्सेलरेशन से। हो सकता है। अच्छा, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है, इसका मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट मतलब क्या? स्थिर। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, चलिए, ये एक ब्लॉक है, मास m, ये रेस्ट पर है, ये एट रेस्ट टेबल पे रखा हुआ है। अगले बार ये ब्लॉक मास m का, ये क्या हुआ? ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। उसके अगले बार क्या हुआ? ये मास a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ? ये मास ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और उसके अगले बार क्या हुआ कि ये मास कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बार और क्या हुआ? ये ब्लॉक मास m का, वेलोसिटी ऊपर है इसकी, लेकिन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी घट रही है। ठीक है। और अगले बार ब्लॉक वेलोसिटी ऊपर है, लेकिन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, है ना, मास m का। अगले बार इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है और मास m है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ रही है। और अगले बार मास ऐसे है, वेलोसिटी नीचे है और वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। क्या इतने चीजें नहीं हो सकती? कितने केस पॉसिबल है? देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 9 केस पॉसिबल है। पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? लिखो नहीं, तुम रुक जाओ, भी लिखो नहीं, रुक जाओ जरा, समझो बात को। लिख लिख के तो खराब हो गई हो। हाँ, स्कूल में लिखती होगी, नहीं लिखती हो? लिखने का कोई मतलब नहीं है यार, समझो, बाद में लिख लेना, हम टाइम देंगे। किसी प्लेटफॉर्म पे कोई टेबल ब्लॉक रखा हुआ है, उसकी 9 संभावनाएं हो सकती है। या तो वो रेस्ट पे रहे, या फिर एक्सेलरेट हो ऊपर की तरफ, या एक्सेलरेट हो नीचे की तरफ, या वेलोसिटी कांस्टेंट हो ऊपर की तरफ, या वेलोसिटी कांस्टेंट हो नीचे की तरफ, या जा रहा हो ऊपर की तरफ लेकिन घट रही हो वेलोसिटी। जैसे लिफ्ट जब ऊपर जाती है, जब आप पहुंचने वाले होते हैं तो वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाती है। ऐसा जा रहा है ऊपर की तरफ और वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे लिफ्ट चलनी शुरू हुई और वेलोसिटी बढ़ रही है ना। और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, नीचे आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। और यहाँ वेलोसिटी नीचे, बॉडी नीचे आ रही है और उसकी वेलोसिटी घट रही है। कब होता है? लिफ्ट जब नीचे आ रही है और रुकने को होती है ना। तो क्या आपको नहीं लगता कि 9 संभावनाएं हैं यहाँ पे? बोलिए, 9 चीजें हैं। और आप बताइए, ये डायग्राम किस केस में सही है? बॉडी का वेट mg नीचे की तरफ और टेबल यहां पे है, टेबल इसे n से धक्का देगा और ये भी टेबल को n से धक्का देगा। ये बॉडी का डायग्राम है, ये किस किस केस में सही है बताइए? फर्स्ट,
किस केस में से? ये विचार कुछ बताइए कि बाबा की तरफ सुनने के लिए। दिस फोर्स डायग्राम इज ट्रू फॉर ऑल केसेस। बात समझे? ये जान लो, ये डायग्राम सभी केसेस के लिए सही है कि धरती हर केस में नीचे खींचेगी और टेबल हर केस में धक्का देगा। बात बताओ, सबसे यही तो बोल रहे हैं कि हमेशा किधर खींचती है? नीचे की तरफ। तो 9 के 9 सारे केस में किधर खींचेगी? mg नीचे ही होगा, तो इसके लिए तो कोई झंझट है नहीं। और टेबल हमेशा क्या करेगा? धक्का देगा। चाहे ये पेन मेरी हाथ पे है, चाहे मैं रुका रहूं या पेन को ऊपर ले जाऊं या मैं पेन को नीचे ले आऊं, जब मैं पेन को ऊपर ले जाता हूं तब भी मेरी हथेली उसे धक्का देती है, और जब मैं पेन को नीचे ले आता हूं तब भी मेरी हथेली उसे धक्का दे रही है। ये बात नहीं समझ में आ रही है? बताओ, पेन को जब मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो मेरी हथेली उसे धक्का दे रही है कि खींच रही है? धक्का देकर ऊपर ले जा रही है। लेकिन जब नीचे ले आ रहा हूं रही है, खींच रही है? नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि अगर ये हथेली नहीं होती तब तो पेन बहुत तेज गिर जाती। जब मैं नीचे ला रहा हूं तो वो धीमे धीमे आ रही है, इतना तेज तो नहीं गिरी। तो हथेली मुझे उसे धक्का दे रही, तभी तो धीमे धीमे आ रही है, वरना हथेली के एब्सेंस में तो और तेज गिरती। नहीं समझे बात को? इस मिसकंसेप्शन को समझो। लोग ये सोचते हैं कि किसी प्लेटफॉर्म पे कोई ब्लॉक रखा है तो जब ये ऊपर जा रहा है तभी प्लेटफॉर्म उसे धक्का दे रहा है, और जब ये नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है? प्लेटफॉर्म खींच रहा है उसे। ये बात गलत है। चाहे वो ब्लॉक रुका रहे या प्लेटफॉर्म उसको लेकर ऊपर जाए या प्लेटफॉर्म उसे लेकर नीचे आए, क्या होगा? हर केस में हमारी हथेली उसे धक्का दे रही है। ऊपर वाले में तो साफ पता चल गया, रुका है तो साफ पता चल रहा है कि इसके वेट को, इसका ऊपर जा रहा है तो पक्का पता है कि रिएक्शन इतना ज्यादा हो गया कि वेट को धक्का देते हुए ऊपर ले जा रहा है। लेकिन नीचे आने में लगता है कि mg भी नीचे और n भी नीचे। ऐसा नहीं है। हाथ के मतलब इसके एब्सेंस में मैं आपका दोस्त हूं, मेरे बिना आप 100 यूनिट ग्रो कर रहे हैं, 100 यूनिट ग्रोथ हो जा रही है आपकी, आप इतना ज्यादा विकास कर रहे हैं, या खुश है, 100 यूनिट खुश है, और मैं आपके साथ रहता हूं, आप और दुखी हो जाते हैं, 30 यूनिट कम सुखी होते हैं, आप जो है 70 यूनिट सुख होते हैं। मैं बोलूं मेरे कारण तुम 70 यूनिट खुश हो, ऐसा है क्या? नहीं, सच्चाई तो है कि मेरे कारण तुम्हारा सुख 30 यूनिट घट गया है। तो मैं कहूंगा नहीं, तुम मेरे कारण 70 खुश हो। हुआ क्या कि ये हथेली जब नीचे आ रही है तो हथेली के एब्सेंस में ये 1 सेकंड में 5 मीटर गिरता, लेकिन हथेली आ जा रही तो 2 ही मीटर गिर रहा है। तो हथेली उसे धीमा कर दे रही है। बात समझे बात को? तो चाहे अब बताओ, जब ये पेन को ऊपर ले जा रहा हूं तो मेरी हथेली इस पेन को क्या कर रही है? किधर धक्का लगा रही है? ऊपर। जब मैं रोका हूं तब मेरी हथेली इसको किधर धक्का लगा रही है? ऊपर। जब मैं नीचे ले आ रहा हूं तब मेरी हथेली इस पे किधर धक्का लगा रही है? ऊपर। ये बात समझ में आई? तो चाहे रुकी रहे, ऊपर जाए, नीचे आए, फला ढिका, जो हो, टेबल हमेशा क्या करेगा? उसको धक्का देगा। कड़ा सरफेस कभी खींच सकता ही नहीं। ये बात सीख के जाओ। तो क्या 2 चीज सीखे? पहली चीज सीखे कि एक बॉडी का वेट दूसरे पे नहीं लगेगा। दूसरी चीज सीखे कि पेन चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मेरी हथेली दोनों केस में उसे धक्का दे रही है। ऊपर जाते समय तो साफ साफ पता चल जा रहा है। नीचे आने को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि उसका एक्सेलरेशन इसके एब्सेंस में g होता 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इस हथेली के एब्सेंस प्रेजेंस में 5 है, 6 है, 8 है, 9 है कि नहीं? तो मेरी हथेली की मौजूदगी में ये मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से आ सकती है? 5, 6, 7, 8, 9, 10। पता चला मैं अपनी हथेली को जोर से लेके भाग गया, मैं अपनी हथेली को जोर से लेके भाग गया 15 से, तो पेन कितने से आएगी? 10 से। यानी पेन और हथेली नीचे कितने ज्यादा एक्सेलरेशन तक साथ रह सकते हैं? 10 मीटर पर सेकंड। क्योंकि हथेली का एक्सेलरेशन जहां ही 10 से ज्यादा हुआ, तुरंत पेन और हथेली के बीच का कांटेक्ट छूट जाएगा और पेन फ्री फॉल करेगी और हथेली अलग जाएगी। नहीं समझे बात को? इस प्लेटफॉर्म और ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट कितने एक्सेलरेशन तक है? नीचे जाने में। ऊपर जाने में तो हमें, नीचे आने में ए की वैल्यू कब तक है? ए की वैल्यू अगर 10 से ज्यादा हो गई तो कांटेक्ट टूट जाएगा और रिएक्शन 0 हो जाएगा। ये ए कब तक दोनों साथ साथ चलेंगे? जब तक ए की वैल्यू 10 से कम है। बात समझे? तो वास्तव में हथेली क्या कर रही है? पेन को धीमा कर दे रही है। तो चाहे मैं पेन पे प्लेटफॉर्म पे रखे हुए ब्लॉक को ऊपर ले जाऊं, रोका रहूं या नीचे ले आऊं, तीनों ही केस में
मेरी प्लेटफॉर्म उस ब्लॉक को धक्का दे रही है। ठीक है, तो किस केस में डायग्राम सही है? सारे केस में। ये बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा अब ये बताना है, अब तब फर्क क्या है, किस किस केस में एक्सेलरेशन जीरो है बताओ। एक्सेलरेशन इज जीरो इन केस, किस केस में बोलो? 1 में रुका हुआ है, और किस में? 5 में एक्सेलरेशन जीरो है, 5 में, और किस में? 4 में, हाँ 4 में, 1 में, 4 में और 5 में। 3 जगहों पे एक्सेलरेशन जीरो है। जब कभी भी एक्सेलरेशन जीरो होता है तो नेट फोर्स भी क्या होता है? जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों एग्जैक्टली बराबर थे। इसका मतलब कि n की वैल्यू वेट के बराबर थी। बात समझ में आई? ठीक है, और किस केस में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है बोलो? सेकेंड में, और किस में? फोर्थ में। कहां यार? फोर्थ में a जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी में को चेंज करता है वो होता है एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। कार चलती है 80 की स्पीड से, तो 80 की कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो उस वक्त एक्सेलरेट हो रही है क्या? ना, तो ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, एक्सेलरेशन जीरो। ये कांस्टेंट से नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, अच्छा तो इस केस में a ऊपर की तरफ है क्या? इस केस में a है, a जीरो है। यहां a किधर है? ऊपर। यहां a किधर है? नीचे। यहां a किधर है? जीरो। यहां a कितना है? जीरो। यहां पे बताओ a किधर है? वेलोसिटी ऊपर है लेकिन वो डिक्रीज कर रही है, यानी पक्का फोर्स जो है वो वेलोसिटी के विरोध में होगा, फोर्स अगेंस्ट होगा। तो यहां भी, यहां एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन नीचे किस में वाले में बोलो? 3 में है, और किस में? 6 में। 3 में और 6 में। वेलोसिटी ऊपर जा रही है और वो डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब जरूर उसके विरोध में फोर्स लग रहा होगा, है ना? तो जरूर इधर एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन ही घटाता है या बढ़ाता है वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसके विरोध में होगा, यानी नीचे होगा। तो 6 वाले में हो गया। 7th वाले में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी v की दिशा में एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी कब बढ़ रही है? 7th वाले में, ठीक ना? 8th वाले में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी उसकी दिशा में है a। तो किस केस में इस दिशा में क्या होगा? 8th वाले में एक्सेलरेशन किधर है? यहां एक्सेलरेशन किधर है? नीचे, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो a और v एक दिशा में होंगे, इसीलिए बढ़ रही है ना? यहां वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी यहां भी v और a एक दिशा में होंगे, इसलिए बढ़ रही है। यहां वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी v के विरोध में होगा, a इसलिए डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? और यहां पे वेलोसिटी नीचे है और वो घट रही है, मतलब फोर्स ऊपर लग रहा है, यानी एक्सेलरेशन ऊपर है। तो यहां पे एक्सेलरेशन ऊपर है। किस केस में? 9th। जिन जिन केसेस में एक्सेलरेशन जीरो है उन केसेस में नेट फोर्स जीरो होगा और ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन जिन जिन केसेस में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है उन केसेस में नेट फोर्स भी क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा, बिकॉज नेट फोर्स की दिशा में ही एक्सेलरेशन की दिशा होती है। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा। यहां पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ होने के लिए किसको बड़ा होना चाहिए? n को कि mg को? n को बड़ा होना चाहिए। n बड़ा होगा तभी तो धक्का देकर ऊपर ले जाएगा। नहीं समझे बात को? अरे यार n और mg बराबर हो जाएंगे तब तो बॉडी वहीं रुकी रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। लेकिन n ज्यादा होगा तभी तो ऊपर ले जाएगा धक्का दे करके, ऊपर नहीं ले जाएगा। ये तो यहां भी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने से नहीं होता, वेलोसिटी से नहीं होता, एक्सेलरेशन से होता है। नेट एक्सेलरेशन ऊपर है यानी नेट फोर्स ऊपर है। नेट फोर्स ऊपर होने के लिए n को ज्यादा होना पड़ेगा। तो इन केसेस में n बड़ा होगा किससे? वेट से। और जिन केसेस में a नीचे की तरफ है वहां नेट फोर्स क्या होना चाहिए? नीचे की तरफ होना चाहिए। और नेट फोर्स नीचे की तरफ तभी होगा जब mg बड़ा होगा n से। यानी इस केस में mg बड़ा है n से, यानी n क्या है? छोटा है इससे, mg से। n छोटा है किससे? वेट से। बात समझ में आई? किस किस केस में ऐसा संभव है? ठीक है, एक दो केस और संभव है, मैं बता दूं। 10th केस ऐसा है जिसमें कि बॉडी फ्री फॉल कर रही है, ब्लॉक यहां रखा हुआ है, मास m का, a बराबर g है, फ्री फॉल बोलते हैं इसको।
जैसे किसी लिफ्ट में आप बैठो और लिफ्ट की केबल टूट जाए और फ्री फॉल करने लगे, जब फ्री फॉल करता है तो रिएक्शन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तब ये एक दूसरे को धक्का नहीं देते, तब क्या हो जाता है, इसका एक्सेलरेशन, बिकॉज m 0 लग रहा है तभी ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा होगा, mg। जैसे हवा में वो गिरती है वैसे ही गिरेगी फ्री फॉल के केस में, उस केस में रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। और एक केस पॉसिबल है कि आप क्या करिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे बॉडी रखी है उस प्लेटफॉर्म को आप a एक्सेलरेशन से ले जाइए और वो g से ज्यादा हो, तब क्या होगा, तो कांटेक्ट छूट जाएगा, कांटेक्ट लूज, कांटेक्ट छूट जाता है, तब ब्लॉक अलग हो जाता है, टेबल अलग हो जाती है। ब्लॉक ए से जाता है जो कि जी से बड़ा है और ये कितने से जाता है, जी एक्सेलरेशन से जाता है। ये 11 केसेस पॉसिबल हैं, इससे ज्यादा केस पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, कोई ब्लॉक किसी प्लेटफॉर्म पे रखा है और प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बताओ प्लेटफॉर्म ब्लॉक को धक्का दे रहा होगा ज्यादा वेट से, ज्यादा से कि कम से, बोलो। अगर बॉडी रेस्ट पे है तब क्या होता है, mg और n बराबर होते हैं और वो रेस्ट पे होता है ना। अगर बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होती है तब कौन ज्यादा है, पक्का n ज्यादा है तभी ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रही है। अगर बॉडी नीचे की ओर एक्सेलरेट होती है तब कौन ज्यादा है, mg ज्यादा है इसीलिए एक्सेलरेट हो रही है। लेकिन सवाल एक्सेलरेशन का है, वेलोसिटी से नहीं है। हो सकता है बॉडी ऊपर की ओर जा रही हो, लेकिन क्या पता, ऊपर जाने से तो मतलब है नहीं, जा रही है ऊपर की तरफ लेकिन ऐसे जा रही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, तब तो वेट बराबर हो गया mg के। n क्या 11 केस में क्या बॉडी का वेट लग रहा है टेबल पे, नहीं, बॉडी का वेट किस पे लग रहा है, बॉडी पे। टेबल पे क्या लग रहा है, उसका रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या हो सकता है, रिएक्शन वेट से बड़ा भी हो सकता है, वेट से छोटा भी हो सकता है, वेट के बराबर भी हो सकता है, और वो 0 भी हो सकता है। कांटेक्ट लूज कर दे तो 0 या तो 0, है कि नहीं। रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, वेट से बड़ा, वेट से छोटा, वेट के बराबर या 0, कुछ भी हो सकता है नहीं। अब मैं कहता हूं कि एक प्लेटफॉर्म पे एक बॉडी रखी है और वो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, बताओ रिएक्शन क्या होगा, वेट से बड़ा कि छोटा, कैन नॉट से। आंसर होगा कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर जाने का मतलब वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। n और mg का डिसीजन वेलोसिटी नहीं करेगी, कौन करेगा, एक्सेलरेशन करेगा। एक्सेलरेशन को देखो, बात समझ में आई, एक्सेलरेशन को देखो, वेलोसिटी को नहीं। हो सकता है बॉडी ऊपर की ओर जा रही हो, एक्सेलरेशन भी उधर हो सकता है ऊपर की ओर जा रही हो और एक्सेलरेशन नीचे हो। तो वेलोसिटी से मत डिसाइड करो ना, क्या डिसाइड करोगे, एक्सेलरेशन। मैं कहता हूं कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, बताओ n ज्यादा होगा mg से कि छोटा होगा कि बराबर होगा कि 0 होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कैन नॉट से। क्या पता ऊपर की ओर जा रही है और वेलोसिटी घट रही हो तो एक्सेलरेशन नीचे हो गया, यानी mg ज्यादा हो गया, n कम हो गया, है कि नहीं। क्या पता ऊपर की ओर जा रही हो, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन ऊपर हो गया और n ज्यादा हो गया, mg कम हो गया, है कि नहीं। समझ में आ रहा है, एक भी अक्षर नहीं समझे। 11 केस में डायग्राम यही बनेगा। फर्क किस चीज का है कि इन दोनों के बीच में क्वांटिटी का फर्क है कि कौन ज्यादा है, इस चीज का फर्क है 11 के लिए, ना कि इस चीज का फर्क है कि डायग्राम का फर्क है। 11 के फोर्स डायग्राम एक जैसे हैं लेकिन 11 के एक्सेलरेशन डायग्राम अलग अलग है ना। इन तीनों के एक्सेलरेशन डायग्राम एक जैसे हैं, इनके एक जैसे हैं, इनके एक जैसे हैं। तो 11 डायग्राम में किसके किसके मतलब 11 का क्या चीज सेम है, एक्स। फोर्स डायग्राम सेम है, क्या डिफरेंट है, एक्सेलरेशन डायग्राम डिफरेंट है कि नहीं। सुन लो यार जरा, तुम लोग गुरु शांति सुनो, ठीक है। हम पढ़ाते उड़ाते नहीं है, जो भी बीच में चर्चा और तुम भी बिजी हो दोनों और तुम भी बिजी हो। फीस जमा क्यों, फीस देके बाहर करेंगे, शांति से पूरी बात सुनिए। नहीं पढ़ना है घर बैठिए, यहां आने की जरूरत नहीं है। 11 बॉडी का क्या चीज सेम है, डायग्राम। एकदम दिमाग का दही बना दीजिए, डायग्राम। इतनी देर चिल्लाना, फोर्स डायग्राम लिखे भी हैं तो डायग्राम। 11 बॉडी का क्या सेम है, फोर्स डायग्राम। और क्या चीज डिफरेंट है, एक्सेलरेशन। क्या जरूरी है, अच्छा इन दोनों के बीच में क्वालिटी का कोई फर्क मतलब है, क्वालिटी तो सेम रहेगी हर डायग्राम की। किस चीज का फर्क है, क्वांटिटी का, कि n बड़ा हो mg से कि छोटा हो कि 0 हो कि बराबर हो, कुछ भी हो सकता है। अगर वो रेस्ट पे है तो क्या हो गया है, n और mg बराबर होंगे।
अगर ये ऊपर जा रहा है तो कौन ज्यादा होगा? ऊपर जा रहा है तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी है ना ऊपर, पता नहीं एक्सेलरेशन किधर हो। नहीं समझ रहे हो तुम लोग, इसीलिए चर्चा कर रहे हो, नहीं समझ रहे तो ना ला कहीं गधे। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी अगर ऊपर है तो क्या बोलोगे? खड़े हो तुम, वाई कैन नॉट से? हाँ यार, वेलोसिटी किधर भी हो, फोर्स किधर भी होता है, वेलोसिटी और फोर्स में कोई संबंध थोड़ी है। उसी तरह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी कोई संबंध नहीं है। बैठो, यानी वेलोसिटी ऊपर है तो एक्सेलरेशन ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? तो हो सकता है बॉडी ऊपर की तरफ जा रही हो और एक्सेलरेट हो रही हो, तब ऊपर की तरफ हो गया, तब ज्यादा हो गया। और अगर बॉडी वेलोसिटी ऊपर जा रही हो, डी एक्सेलरेट हो रही है, यानी एक्सेलरेशन किधर हो गया? नीचे ज्यादा हो गया, तब कौन ज्यादा हो गया? mg ज्यादा हो गया। तो 11 का क्या सेम है? फोर्स डायग्राम सेम है। क्या डिफरेंट है? एक्सेलरेशन डायग्राम डिफरेंट है। और कोई बॉडी की वेलोसिटी, कोई बॉडी ऊपर जा रही है ऐसे, तो क्या कौन ज्यादा होगा? n की mg? कैन नॉट से। व्हाई? हाँ, बिकॉज वेलोसिटी से कोई इंफॉर्मेशन तो मिल नहीं रही है कि एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर है कि नीचे है। हो सकता है वेलोसिटी ऊपर है तो कांस्टेंट होगी या धीमी हो रही है। हाँ, अगर मैं कहूं कि बॉडी ऊपर जा रही है और धीमी हो रही है, मतलब पक्का एक्सेलरेशन किधर हो गया? नीचे। मतलब क्या हो गया? कौन बड़ा हो गया? mg बड़ा हो गया, n छोटा हो गया। बात समझ में आई? ऐसे ही तुम्हें मंडे को शीट देंगे, 180 पेज की शीट देंगे मंडे को, एकदम बढ़िया शीट, एकदम बढ़िया शीट। मतलब ऐसे ही समझ रहे हो ना? किताब तुम्हारी ऐसे कभी बात नहीं करेगी। तुम्हारी किताब ने तुमको पंचायत इतना बात कर देगी, तुम पागल हो जाओगे। जब पागल हो जाएगी तो पागल खाने से भर्ती करा के इलाज कराएगी। बात समझे? हाँ, तुम्हारी किताबें तुमको पागल करने के लिए एक अस्त्र है, समझे? अस्त्र है। वैसे ही गिरेगी फ्री फॉल के केस में। उस केस में रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। और एक केस पॉसिबल है कि आप क्या करिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे बॉडी रखी है उस प्लेटफॉर्म को आप ए एक्सेलरेशन से ले जाइए और वो जी से ज्यादा हो, तब क्या होगा? तो कांटेक्ट छूट जाएगा, कांटेक्ट लूज, कांटेक्ट छूट जाता है, तब ब्लॉक अलग हो जाता है, टेबल अलग हो जाती है। ब्लॉक ए से जाता है जो कि जी से बड़ा है, और ये कितने से जाता है? जी एक्सेलरेशन से जाता है। ये 11 केसेस पॉसिबल हैं, इससे ज्यादा केस पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, कोई ब्लॉक किसी प्लेटफॉर्म पे रखा है और प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बताओ प्लेटफॉर्म ब्लॉक को धक्का दे रहा होगा ज्यादा वेट से, ज्यादा से कि कम से? बोलो। अगर बॉडी रेस्ट पे है तब क्या होता है? mg और n बराबर होते हैं और वो रेस्ट पे होता है ना? अगर बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होती है तब कौन ज्यादा है? पक्का n ज्यादा है, तभी ऊपर की ओर एक्सेलरेट होती है। अगर बॉडी नीचे की ओर एक्सेलरेट होती है तब कौन ज्यादा है? mg ज्यादा है, इसीलिए एक्सेलरेट हो रही है। लेकिन सवाल एक्सेलरेशन का है, वेलोसिटी से नहीं है। हो सकता है बॉडी ऊपर की ओर जा रही हो, लेकिन क्या पता, ऊपर जाने से तो मतलब है नहीं, जा रही है ऊपर की तरफ लेकिन ऐसे जा रही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तब तो वेट बराबर हो गया mg के। n क्या 11 केस में क्या बॉडी का वेट लग रहा है टेबल पे? नहीं, बॉडी का वेट किस पे लग रहा है? बॉडी पे। टेबल पे क्या लग रहा है? उसका रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या हो सकता है? रिएक्शन वेट से बड़ा भी हो सकता है, वेट से छोटा भी हो सकता है, वेट के बराबर भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है। कांटेक्ट लूज कर दे तो जीरो या तो जीरो, है कि नहीं? रिएक्शन क्या क्या हो सकता है? वेट से बड़ा, वेट से छोटा, वेट के बराबर या जीरो, कुछ भी हो सकता है। नहीं, अब मैं कहता हूं कि एक प्लेटफॉर्म पे एक बॉडी रखी है और वो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, बताओ रिएक्शन क्या होगा? वेट से बड़ा कि छोटा? कैन नॉट से। आंसर होगा कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर जाने का मतलब वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। एन और mg का डिसीजन वेलोसिटी नहीं करेगी, कौन करेगा? एक्सेलरेशन करेगा। एक्सेलरेशन को देखो, बात समझ में आई? एक्सेलरेशन को देखो, वेलोसिटी को नहीं। हो सकता है बॉडी ऊपर की ओर जा रही हो, एक्सेलरेशन भी उधर हो सकता है ऊपर की ओर जा रही हो और एक्सेलरेशन नीचे हो। तो वेलोसिटी से मत डिसाइड करो ना, क्या डिसाइड करोगे? एक्सेलरेशन। मैं कहता हूं कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, बताओ
एन ज्यादा होगा mg से कि छोटा होगा कि बराबर होगा कि जीरो होगा? क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, कैन नॉट से। क्या पता ऊपर की ओर जा रही है और वेलोसिटी घट रही हो तो एक्सेलरेशन नीचे हो गया, यानी mg ज्यादा हो गया, n कम हो गया, है कि नहीं? क्या पता ऊपर की ओर जा रही हो, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन ऊपर हो गया और n ज्यादा हो गया, mg कम हो गया, है कि नहीं? समझ में आ रहा है एक भी अक्षर? नहीं समझे? 11वें केस में डायग्राम यही बनेगा। फर्क किस चीज का है कि इन दोनों के बीच में क्वांटिटी का फर्क है कि कौन ज्यादा है, इस चीज का फर्क है 11वें के लिए, ना कि इस चीज का फर्क है कि डायग्राम का फर्क है। 11वें के फोर्स डायग्राम एक जैसे हैं लेकिन 11वें के एक्सेलरेशन डायग्राम अलग अलग है ना? इन तीनों के एक्सेलरेशन डायग्राम एक जैसे हैं, इनके एक जैसे हैं, इनके एक जैसे हैं। तो 11वें डायग्राम में किसके किसके मतलब 11वें का क्या चीज सेम है? एक्स। फोर्स डायग्राम सेम है, क्या डिफरेंट है? एक्सेलरेशन डायग्राम डिफरेंट है कि नहीं? सुन लो यार जरा तुम लोग, गुरु शांति सुनो, ठीक है? हम पढ़ाते उड़ाते नहीं है, जो भी बीच में चर्चा और तुम भी बिजी हो दोनों और तुम भी बिजी हो। फीस जमा क्यों? फीस देके बाहर करेंगे, शांति से पूरी बात सुनिए। नहीं पढ़ना घर बैठिए, यहां आने की जरूरत नहीं है। 11वें बॉडी का क्या चीज सेम है? डायग्राम। एकदम दिमाग का दही बना दीजिए, डायग्राम। इतनी देर चिल्ला रहे फोर्स डायग्राम, लिखे भी हैं तो डायग्राम। 11वें बॉडी का क्या सेम है? फोर्स डायग्राम। और क्या चीज डिफरेंट है? एक्सेलरेशन। क्या जरूरी है? अच्छा, इन दोनों के बीच में क्वालिटी का कोई फर्क मतलब है? क्वालिटी तो सेम रहेगी हर डायग्राम की। किस चीज का फर्क है? क्वांटिटी का, कि n बड़ा हो mg से, कि छोटा हो, कि जीरो हो, कि बराबर हो, कुछ भी हो सकता है। अगर वो रेस्ट पे है तो क्या हो गया है? n और mg बराबर होंगे। अगर ये ऊपर जा रहा है तो कौन ज्यादा होगा? n। ऊपर जा रहा है तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी है ना ऊपर, पता नहीं एक्सेलरेशन किधर हो। नहीं समझ रहे तुम लोग, इसीलिए चर्चा कर रहे हो, नहीं समझ रहे तो ना लाके गधे। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी अगर ऊपर है तो क्या बोलोगे? खड़े हो तुम, वाई कैन नॉट से। हाँ यार, वेलोसिटी किधर भी हो, फोर्स किधर भी हो सकता है। वेलोसिटी और फोर्स में कोई संबंध थोड़ी है। उसी तरह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी कोई संबंध नहीं है। बैठो, यानी वेलोसिटी ऊपर है तो एक्सेलरेशन ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? तो हो सकता है बॉडी ऊपर की तरफ जा रही हो और एक्सेलरेट हो रही हो, तब की तरफ हो गया, तब ज्यादा हो गया। और अगर बॉडी वेलोसिटी ऊपर जा रही हो, डी एक्सेलरेट हो रही है, यानी एक्सेलरेशन किधर हो गया? नीचे ज्यादा हो गया, तब कौन ज्यादा हो गया? mg ज्यादा हो गया। तो 11वें का क्या सेम है? फोर्स डायग्राम सेम है। क्या डिफरेंट है? एक्सेलरेशन डायग्राम डिफरेंट है। और कोई बॉडी की वेलोसिटी, कोई बॉडी ऊपर जा रही है ऐसे, तो क्या कौन ज्यादा होगा? n की mg? कैन नॉट से। व्हाई? हाँ, बिकॉज वेलोसिटी से कोई इंफॉर्मेशन तो मिल नहीं रही है कि एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर है कि नीचे है। हो सकता है वेलोसिटी ऊपर है तो कांस्टेंट होगी या धीमी हो रही है। हाँ, अगर मैं कहूं कि बॉडी ऊपर जा रही है और धीमी हो रही है, मतलब पक्का एक्सेलरेशन किधर हो गया? नीचे। मतलब क्या हो गया? कौन बड़ा हो गया? mg बड़ा हो गया, n छोटा हो गया। बात समझ में आई? ऐसे ही तुम्हें मंडे को शीट देंगे, 180 पेज की शीट देंगे मंडे को, एकदम बढ़िया शीट, एकदम बढ़िया शीट। मतलब ऐसे ही समझ रहे हो ना? किताब तुम्हारी ऐसे कभी बात नहीं करेगी। तुम्हारी किताब ने तुमको पंचायत इतना बात कर देगी, तुम पागल हो जाओगे। जब पागल हो जाएगी तो पागल खाने से भर्ती करा के इलाज कराएगी। बात समझे? हाँ, तुम्हारी किताबें तुमको पागल करने के लिए एक अस्त्र है, समझे? अस्त्र है। 11 केस ऐसे ले लिए हैं। ऐसा हो सकता है ना कि और कोई केस समझ में आ रहा है? 11 यही केस पॉसिबल है ना? क्या कहें दुखी हो इतना? बोलो, कोई दुख है जीवन में? बोलो बोलो, कोई दुख है तो बताओ, हम अगर जो कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी शिलिंग से, कोई प्लेटफॉर्म है, शिलिंग है, उससे एक ब्लॉक रस्सी से बंधा हुआ है और ये ब्लॉक रेस्ट पर है, एट रेस्ट। तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? इसमें टेंशन T है, mg इसका वेट हो गया, इसको कौन बैलेंस करेगा? रस्सी खींचेगी। जैसे टेबल हमेशा धक्का देता था वैसे ये हो जाएगा। तुम मेरी बात समझो, केस 1 ये हो गया, केस 2 ये हो गया,
ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, ठीक ना। केस 3 ये हो गया, ये एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा है, पूरी शीलिंग ही ए से नीचे आ रही है, ठीक है, ठीक है। और केस 4 ये हो गया, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऊपर है और कांस्टेंट है। और केस 5 ये हो गया, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट केस में वेलोसिटी नीचे की तरफ है और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक ना। ऐसे कुछ केसेस मैंने ले लिए। अब सब इसमें भी 11 केस बनेगा, ठीक है। पहला केस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठवां ये हो गया, 6 केस बन गए, ठीक है। ये बताओ ये डायग्राम किस केस का है? बॉडी का वेट mg नीचे की तरफ, क्योंकि पृथ्वी हमारी माता है, वो हमेशा किधर खींचेगी? अपनी तरफ, राइट। कितने फोर्स से? mg से खींचेगी, और टेंशन हमेशा खींचता है। ये फोर्स डायग्राम किस केस का सही है? पहले वाले का पागल हो गए हो, हर केस में घास खा के बड़े हुए हो, ना लायक कहीं के। पहले वाले का अभी बटा के मरे तब तक फिर दूसरा कार्यक्रम तुम शुरू कर दिए। हर केस में यही होगा, ना लायक। सुन लो, अरे जैसे उसमें था वही इसमें करा रहे हैं आप। एन की जगह टी आ गया, तुम दिमाग का दही बना दियो तुम जो है। ये सब जब 10 साल बाद 10-15 साल बाद ये सब पापा वापा हो जाएंगे, तब अपने बच्चों से कहेंगे हम बहुत पढ़ा करते थे, हमारा बड़ा नाम था, और है एकदम मेंटली भिखारी। हाँ, ये किस केस का डायग्राम सही है? सब केस का, क्योंकि हर केस में धरती किधर खींचेगी? नीचे की तरफ। और हर केस में रस्सी क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है। जैसे यहाँ हर केस में टेबल क्या करता था? धक्का देता था। बात समझ में आई? इसी को तुम देखना, किताब वाले ऐसे उलझाएंगे ना, जिंदगी तुम्हारी ऑलरेडी खराब है और खराब हो जाएगी। ये है, फला है, ढिका है, इतना नियम कानून की आदमी माथा फोड़ ले उसी किताब से टकरा कर। समझे? हम तो किताब तब पढ़ना बंद कर दिया, हम सन्नाटा, कुछ नहीं पढ़ते, समझ में हल्का फुल्का आता है, उसी से काम चलाते हैं। हर केस में धरती किधर खींचेगी? नीचे की तरफ। और हर केस में रस्सी क्या करेगी? अपनी तरफ खींचेगी। रस्सी धक्का दे ही नहीं सकती। मैं तुम्हारे गले में रस्सी बांध दूं और धक्का दूं, क्या होगा? कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। रस्सी ढीली पड़ जाएगी, टेंशन 0 हो जाएगा। क्या रस्सी धक्का दे सकती है? कि तुम ऐसा डायग्राम बनाओ कि धरती तो माता है इसलिए नीचे की तरफ खींचेगी, और रस्सी भी कभी कभी धक्का दे देती है, तो रस्सी धक्का देगी क्या उसको? रस्सी क्या करती है? हमेशा अपनी तरफ खींचती है। तो ये डायग्राम किस केस में सही है? तो किसी लिफ्ट में किसी रस्सी से कोई चीज बंधी हुई है, तो चाहे लिफ्ट रुकी रहे या ऊपर जाए या नीचे आए, हर केस में डायग्राम क्या होगा? यही होगा, क्योंकि mg नीचे की तरफ होगा और स्ट्रिंग हर केस में अपनी तरफ खींचेगी। जो धक्का नॉर्मल रिएक्शन देके किया करते थे, वही काम n की जगह कौन कर रहा है? t कर रहा है। बात समझ में आई? ठीक बात है। क्या दुखी इतने हो यार? दुखी क्यों इतने? क्या दुख है बालक? बताओ बताओ। डायग्राम फोर्स डायग्राम से है, क्या डिफरेंट है? एक्सेलरेशन डायग्राम। अब बताओ किस किस में एक्सेलरेशन 0 है? बताओ। फर्स्ट में, फोर्थ में, बस 5 में, बस। किस केस में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है? सेकेंड में। और यहां पे वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी नीचे है, और बताओ किस केस में एक्सेलरेशन ऊपर है? अच्छा ये बताओ, यहां रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन 0, यहां पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। क्या रेस्ट पे होगा तो एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा? कोई बॉल देखो, आपने किसी फेंक दिया तुमने, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन फोर्स mg लग रहा है, और फोर्स बाय मास करोगे तो एक्सेलरेशन g हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि कभी हमेशा रेस्ट पे रहता है तो हमेशा एक फोर्स, यहां रेस्ट पे है तब भी फोर्स mg है और एक्सेलरेशन g है। लेकिन हाँ, परमानेंट रेस्ट पे अगर है कि परमानेंट रेस्ट पे तुम ठंडा छुओ, कोई मोशन ही नहीं हो रहा, मोशन ही नहीं हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। ये रेस्ट पे है, लेकिन क्या परमानेंट रेस्ट पे है? नहीं, टेम्पोरेरी। क्या वहीं टंगा रहेगा? क्या आएगा वापस नीचे? आएगा ना। तो परमानेंट रेस्ट भी 2 तरह का होता है, टेम्पोरेरी रेस्ट और परमानेंट रेस्ट। अगर परमानेंट रेस्ट पे तब तो एक्सेलरेशन 0 हुआ, फोर्स 0 हुआ, और अगर टेम्पोरेरी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन होगा g के बराबर, है कि नहीं? फिलहाल ये बॉडी परमानेंट रेस्ट पे है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। इसका एक्सेलरेशन दिया ही हुआ है कि ऊपर की तरफ है, इसका एक्सेलरेशन दिया ही है कि नीचे की तरफ है,
इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन ही वो चाबी है जिससे वेलोसिटी बदलते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। यहां पे वेलोसिटी ऊपर है और घट रही है, इसका मतलब ए इसके विरोध में है, यानी ए नीचे की तरफ है। किस केस में? 5 वाले में ए नीचे की तरफ है, और यहां वेलोसिटी नीचे की तरफ है और इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब इस केस में भी ए नीचे की तरफ है, तभी तो ए और बी एक दिशा में, तभी तो इंक्रीज कर रही है। किस केस में? 6 में। जिन जिन केसेस में एक्सेलरेशन 0 है उन केसेस में टेंशन mg के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? और जिन जिन केसेस में एक्सेलरेशन ऊपर है उन केसेस में t क्या होगा? mg से बड़ा होगा। और जिन जिन केसेस में a नीचे की तरफ है वहां कौन बड़ा होगा? mg बड़ा होगा t से, यानी t क्या हो जाएगा? mg से छोटा है। हाँ, अगर फ्री फॉल करने लगे, मान लो एक केस और बना लो, बॉडी फ्री फॉल करने लगे, a इज इक्वल टू कितना? क्या जी यार, ए फ्री फॉल करने लगे, लिफ्ट का केबल टूट गया और सब फ्री फॉल कर रहा है, तब टेंशन कितना हो जाएगा? बोलो। ए बराबर जी हो गया तो टेंशन कितना हो जाएगा? 0। और ऐसा भी हो सकता है 8वां केस, कई बार एक्सेलरेशन को तुम जो है ग्रेटर देन जी ले लो, तो प्लेटफॉर्म तो तेजी से चला गया, ब्लॉक पीछे पीछे आएगा, लेकिन वो ऐसा हो जाएगा तब बताओ, तब तो वो भी जाएगा ए से ही। नहीं समझे बात को? तब t0 नहीं हुआ। नहीं समझे बात को? अगर ये तेजी से भागने लगा, मान लो एक्सेलरेशन इसका 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तब क्या होगा? ये तब कौन तेजी से भाग जाएगा? प्लेटफॉर्म था, वो जो सीलिंग थी, छत तेजी से भाग जाएगी। अब अगर ये रस्सी ना होती तो ब्लॉक बेचारा कितने से आता? जी से, लेकिन रस्सी बंधा हुआ है इससे, तो ब्लॉक कितने से आएगा? 15 से ही आएगा। यानी कई बार अगर तुम मान लो किसी बर्तन में पानी है और ये पानी ऐसा है, और पानी इस पूरे बर्तन को तुम ए ग्रेटर देन जी से ले जाओ तो क्या होगा? बर्तन तो तेजी से भाग गया जी से ज्यादा एक्सेलरेशन से, पानी बेचारा तो 10 से ही गिरता, लेकिन पानी उसी में फंसा हुआ है तो पानी ऐसे चला जाएगा। नहीं समझे? समझ में आ रहा है? ए अगर जी से ज्यादा होगा तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तेजी से भाग गया, ब्लॉक पीछे पीछे जाएगा उसके, है कि नहीं? और यहाँ पे पानी है, अगर तुम ए लेस देन जी करोगे तो पानी नीचे रहेगा, ए ग्रेटर देन जी करोगे तो पता चला बर्तन ही तेजी से भागने लगा, पानी अब बाहर उठ नहीं सकता, यहाँ बंद है, तो पानी को धक्का देकर नीचे ले जाएगा। बात समझ में आई? तो टेंशन भी क्या हो सकता है? वेट से बड़ा, वेट से छोटा, वेट के बराबर, 0, कुछ भी हो सकता है। कुछ खोपड़ी खुली नहीं खुली? लिख लो।